ग्लूकोज वैसे तो एक काम की चीज़ है हमारे लिए, मगर अगर ये हमारी बॉडी में एक सेट रेशियो से ज़्यादा हो जाए तो हमारे ब्लड प्लाज्मा को हाइपरटोनिक कर देती है। हाइपरटोनिक ब्लड प्लाज्मा में सेल्स अपना वाटर लूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में डिटीरियोरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि जब ये ग्लूकोज ज़्यादा होता है और इंसुलिन रिलीज होती है तो बॉडी इस पर कैसे रिस्पॉन्स देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। तो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस का मकसद क्या है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज एंटर हो रहा है हम उसको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहेगा तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ये हमारे लिए वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा जैसे हमारे लिए प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सक्रीशन जो हैं वो प्रॉब्लम कॉज करते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या प्रॉब्लम कॉज करते हैं कि वो बेसिकली हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसको कभी हाइपरटोनिक कर देंगे, कभी हाइपोटोनिक कर देंगे, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। अगर आप जानते हैं कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में बहुत ज्यादा ग्लूकोज आ जाए और हमारा ब्लड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, बहुत ज्यादा ग्लूकोज आ जाए और जो ब्लड प्लाज्मा है हमारा वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, तो इसका नुकसान ये होगा कि हमारा जो ब्लड है उसकी स्ट्रीम जो है वो खराब हो जाएगी। हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज है, हमारा फ्रुक्टोज है, हमारे पास जो उसके अलावा हमारे पास डाइसैकेराइड्स बन रहे हैं, ये सारे के सारे कहाँ पर आके पोर इन करते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में पोर इन करते हैं। अब अगर ये ज्यादा हो जाएंगे और हमारा ब्लड प्लाज्मा हाइपरटोनिक हो जाएगा, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। या ये हाइपोटोनिक हो जाए, हम इस चीज को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? हम ये जानते हैं कि अगर ब्लड प्लाज्मा हाइपरटोनिक होगा तो हमारे सेल्स जो हैं वो बर्स्ट होना शुरू हो जाएंगे, और हाइपोटोनिक होगा तो हमारे सेल्स जो हैं वो, सॉरी, हाइपोटोनिक होगा तो सेल्स बर्स्ट करेंगे, हाइपरटोनिक होगा तो सेल्स हमारे श्रिंक करना शुरू हो जाएंगे। उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ पर सेल्स श्रिंक करेंगे और हाइपोटोनिक होगा तो सेल्स बर्स्ट होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज वाटर पोटेंशियल जो है, जो बाकी साइड वाली चीजों का जो वाटर पोटेंशियल है वो हमारे सेल्स को, खासतौर पे हमारे रेड ब्लड सेल्स को बुरी तरह से इन्फ्लुएंस करने लगेगा। इसीलिए हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे ब्लड का या हमारे ब्लड प्लाज्मा का जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है या सॉल्यूट सॉल्वेंट बैलेंस है वो किसी भी तौर पर आउट हो, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो ग्लूकोज है ये बड़ा रिएक्टिव हमारे पास प्रोडक्ट है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका साइज बहुत छोटा है, और ये जब भी कहीं जाता है तो आसपास की जो ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। और आपने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर एक रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है कि इसीलिए हमारी बॉडी में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ग्लूकोज एक मोनोमर है और ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर। ग्लूकोज एक मोनोमर है और ये क्या है? पॉलीमर। और आप जानते हैं कि ग्लाइकोजन में अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेजेस होती हैं। ये आप अपनी जो है वो ओ लेवल्स की क्लास में पढ़ चुके हैं। सो 1,4 और 1,6 लिंकेजेस की वजह से ये ग्लाइकोजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत बड़ा पॉलीमर होता है जो कि बहुत सारा अपने अंदर जो है वो ग्लूकोज को अकोमोडेट कर सकता है। स्टार्च भी ऐसा ही होता है, लेकिन स्टार्च की ब्रांचिंग आपके ग्लाइकोजन से बहुत कम है। स्टार्च भी मोर और लेस ऐसी चीज है मगर उसकी ब्रांचिंग बहुत कम है। ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है। और आप जानते हैं कि ग्लाइकोजन की ब्रांचिंग ज्यादा क्यों है? बिकॉज एनिमल्स की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है। और ये कहाँ पर जमा होता है? ये आपके मसल्स में और आपके लिवर में स्टोर होता है। इट इज स्टोर्ड इन साइड योर मसल्स एंड योर लिवर, ताकि जैसी जरूरत पड़े फटाफट वहां से ये रिलीज हो जाए। अब हमारी बॉडी के अंदर ये नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है इन 100 ml। 80 to 120 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज होना चाहिए। अगर ये इससे कम हो जाएगा तो कंडीशंस हाइपोटोनिक हो जाएंगी, और अगर ये इससे ज्यादा हो जाएगा तो कंडीशंस हाइपरटोनिक हो जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं हायर शुगर लेवल हो गई या लोअर शुगर लेवल हो गई। और ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है? ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे जो एक्टिविटी है, हमारी जो ब्रेन सेल की एक्टिविटी है। अगर वो, हमारे पास ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन 80 से कम हो जाए तो हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिविटी नहीं करेंगे, और ब्रेन सेल की एक्टिविटी ना होने का मतलब है सीधी सीधी डेथ, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गन्स को मोर और लेस आपके ब्रेन ने ही डायरेक्ट करना होता है।
आप जानते हैं कि इस काम को करने के लिए एक हार्मोन यूज किया जाता है, और उस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आप बचपन से ही पढ़ चुके हैं कि इसका काम क्या है? कन्वर्जन करना, इन मोनोसेकेराइड्स को डाइस पॉलीसेकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम जो है वो हमारा ये इंसुलिन प्ले करता है। और इसका ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है ग्लूकागॉन। सॉरी, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम है आपके जो ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करना इनटू ग्लूकोज व्हेन यू आर इन नीड ऑफ इट। आपने रोजा रखा है, या आप डाइटिंग कर रहे हैं, या खुदा ना खास्ता आप स्टार्व कर रहे हैं, तो ये काम जो है वो करते हैं। अब आपके पैनक्रियास में जो इंसुलिन है वो बीटा सेल से प्रोड्यूस होती है, और जो ग्लूकागॉन है वो अल्फा सेल से प्रोड्यूस होती है। और इन दोनों को क्या कहा जाता है? आर्ट्स ऑफ लैंगरहंस, आइलेट्स, आइसलेट्स, अगर मैं आप लोगों को और क्लियरली बताऊंगे आपको याद रहे, दे आर कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। आइलेट्स कहते हैं छोटे छोटे आइलैंड्स को। और हमारा पेनक्रियास चूंकि दो काम कर रहा होता है, एक वो हमारे लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, और दूसरे नंबर पर वो हमारे लिए ये हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो उसके पास मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं, जिसमें वो सेल्स जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, हम उनको आर्ट्स ऑफ लैंगरहांस बोलते हैं। आर्ट्स ऑफ लैंगरहांस, जिनमें बीटा और अल्फा सेल्स हैं, जिनके बारे में भी हमने आपको बताया। ये देखिए, मैं आपके सामने पेनक्रियास ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस पे जगह जगह एक मोजेक मैनर में, एक एक रैंडम मैनर में, एक नॉन यूनिफॉर्म मैनर में, जगह जगह पर मैं छोटे छोटे सेल्स के कंसोर्शियम्स बना रहा हूँ। अब हम बात करेंगे नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल की, कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। आप अपनी ओ लेवल्स की क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। एक बार वी नीड टू गिव इट अ रिवीजन कॉल, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे। खास तौर पे जो मैं भी आपके सामने ग्राफ ड्रॉ करने लगा हूँ, या एक जो लाइंस के जरिए मैं आपके सामने एक डिपिक्शन करने लगा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज द रेड लाइन दैट आई एम मेकिंग, shows the constant level of glucose. And when this green line is leaving this red line, that means कि ये it's going away from the normal, ये increase हो रही है concentration। तो जब ये इंक्रीज होती है, तो जो रिसेप्टर्स हैं आपके अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के पास, पैनक्रियास के पास जो रिसेप्टर्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जैसे ही ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, तो क्या करेंगे? ये इंसुलिन की जो है वो सिक्रीशन शुरू कर देंगे, जो कि इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने लगेगी। और जब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज ने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना है, तो फिर से क्या होगा? इससे ज्यादा अपटेक जो है वो ग्लूकोज की स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे जहनों में ये कॉन्सेप्ट है कि ये इंसुलिन कोई खास किस्म का केमिकल रिएक्शन शायद करवाती है, और उस रिएक्शन के नतीजे में ग्लूकोज जो है वो ऐड होना शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो वाले सेल्स जिन्होंने इस ग्लूकोज को अपटेक करना है, ये उनकी कैपेसिटी को इन्हांस करती है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाती है। वो कैसे, अभी हम वो डिस्कस करेंगे आपके साथ इन डिटेल। इसी तरह अगर इफ इट इज गोइंग बिलो नॉर्मल, तो ये भी इट इज गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, चाहे अबव जाए चाहे बिलो जाए,
वो नॉर्मल से दूर तो जा रहा है। अगर कोई रोजा रखा हुआ है या किसी ने कोई डाइट कर रहा है या कोई बहुत सीवियर किस्म की एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा। तो जब वो डाउन होगा तो जैसे पहले इंसुलिन सिक्रीट हुई थी, देखिए मैं आपके सामने ग्लाइकोजन लिखा हुआ है, तो ग्लाइकोजन रिलीज होना शुरू हो जाएगी, सॉरी ग्लूकागॉन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये ग्लूकागॉन जो है इसका एक अपना मैकेनिज्म है, एक एंजाइमेटिक कैस्केड है पूरे का पूरा, जिसको ये फॉलो करवा कर उसको दोबारा से टूवर्ड्स नॉर्मल लेके आएगा। और आप जानते हैं कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, कि चीजें अगर अपने नॉर्मल से हट जाती हैं, अबव चली जाती हैं, बिलो चली जाती हैं, तो जब करेक्टिव मैकेनिज्म्स उनको बैक टू नॉर्मल लेके आते हैं, दैट इज नेगेटिव फीडबैक। अब हमने ये डिस्कस करना है कि इंसुलिन का क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से ये इंसुलिन जो है ये अपटेक करवाती है। आपको याद होगा आपने अपने एएस में सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ा हुआ था। इंसुलिन बेसिकली एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, और इंसुलिन की जो नेचर है ये प्रोटीनिक है। इंसुलिन इज अ प्रोटीनिक थिंग, इट इज प्रोटीनिक इन नेचर। अब हमारे पास सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, और ये रिसेप्टर्स किसको डिटेक्ट करते हैं, इंसुलिन को डिटेक्ट करते हैं। अब जब ये हमारे पास इंसुलिन रिलीज होती है और इन सेल्स के पास आती है, तो ये वहां पर क्या एक्ट करती है, जरा इसके ऊपर बात करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये सेल्स के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, और ये रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन की ही अटैचमेंट से एक्टिवेट होंगे, अदरवाइज ये एक्टिवेट नहीं होंगे। अब ये जो मैंने डॉट डॉट्स आपके सामने बनाए ये ग्लूकोज है। अब ये सेल के बाहर काफी सारा ग्लूकोज जमा हुआ हुआ है, क्लटर हुआ हुआ है ग्लूकोज बहुत ज्यादा। यानी कि आपने कोई मीठी चीज खाई है, कोई हलवा खाया है, या गाजर का हलवा, या कोई मोल्टन लावा केक खाया है, या कोई मजे का कोई लोटस लावा केक खाया है, कुछ भी ऐसी मजे की चीज खाई है। अब साथ ये जो मैं ब्लू डॉट्स ड्रॉ कर रहा हूँ ये इंसुलिन, दिस इज इंसुलिन। सो ये इंसुलिन किसके रिस्पॉन्स में रिलीज हुई है, ज्यादा ग्लूकोज के ब्लड प्लाज्मा में होने के रिस्पॉन्स पे इंसुलिन रिलीज हुई है। अब इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर अटैच होगी। जैसे ही प्यारे बच्चों ये इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर अटैच होगी, तो सेल के अंदर एक एंजाइमेटिक इफेक्ट होगा। ये आपके ऊपर मैंने मेम्ब्रेन, और दिस वन इज साइटोप्लाज्म, बिलो दिस मेम्ब्रेन दिस इज साइटोप्लाज्म। नाउ आई नीड टू टेल यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन साइटोप्लाज्म। आपके साइटोप्लाज्म में पहले से ही खास तरह के छोटे छोटे प्रोटीन्स बनी होती हैं, इनको हम बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। अब ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है इनकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इसको बोला जाता है ग्लूट, यानी ग्लू एंड ट्रांसपोर्टर। ग्लूट वन, ग्लूट टू, ग्लूट थ्री, ग्लूट फोर। जो सबसे ज्यादा आपके मसल्स और लिवर के अंदर अपटेक कर रही होती हैं उनको हम बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फोर टाइप की प्रोटीन्स। ये क्या करेंगी, जैसे ही इंसुलिन रिसेप्टर्स के ऊपर इंसुलिन आकर अटैच होगी, ये नीचे साइटोप्लाज्म में सिग्नल भेजेगी। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा अभी ये ऊपर आ जाएगी।
ये सीधे का सीधा जो आपका एक पूरा कंसोर्शियम है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आके सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा। और ये जो ओपन चैनल्स हैं जिन्होंने ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करनी है, दीज आर चैनल प्रोटीन्स। आप लोगों को बेटे याद है ना कि चैनल प्रोटीन्स में और कैरियर प्रोटीन्स में क्या फर्क होता है, बताएं जरा। नूरुलैन बेटे बताओ जरा, व्हाट इज चैनल प्रोटीन एंड व्हाट इज कैरियर प्रोटीन। सो ये आपका ब्लड प्लाज्मा था ऊपर वाला, और ये नीचे आपका सेल साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा, ग्लूकोज ट्रांसफर होगा आपके ब्लड प्लाज्मा से आपके सेल साइटोप्लाज्म में, ट्रांसफर होने लगेगा होने लगेगा होने लगेगा। और क्या इससे फायदा होगा, डिफ्यूजन कर जाएगा और आपके ब्लड में उतना ग्लूकोज जो उसको हाइपरटोनिक बना रहा था वो कम हो जाएगा, और वो नीचे आपके सेल्स उसको अपटेक कर लेंगे। और मेरा ख्याल है आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ग्लूकोज जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए सेल्स में जाता है, क्योंकि ये हम ओ लेवल अपना एएस में पढ़ चुके हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, एक्चुअली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है, यानी फैसिलिटेट किया जा रहा है ग्लूकोज को कि वो डिफ्यूज डाउन कर जाए इनटू द सेल्स ऑफ योर लिवर एंड योर मसल्स। सो ये 5-6 स्टेप्स अगर आप याद रखें, नंबर 1 रिसेप्टर का जिक्र करें, नंबर 2 ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र करें, नंबर 3 ग्लूट प्रोटीन्स का जिक्र करें, नंबर 4 रिस्पॉन्स का जिक्र करें, एंड नंबर 5 ये बताएंगे जब ये ग्लूट प्रोटीन जो हैं ये सेल्स के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं तो ग्लूकोज अपटेक हो जाता है, लिहाजा वो ग्लूकोज जो है वो आपके ब्लड प्लाज्मा से कम हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोकाइनेज एंड फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। सवाल ये पैदा होता है कि जो ग्लूकोज एक बार अंदर आ जाएगा वो इसी इन्हीं चैनल प्रोटीन से बाहर क्यों नहीं जा सकता। जो ग्लूकोज अपटेक हो गया है और जो ग्लूकोज अंदर आ गया वो इन्हीं चैनल प्रोटीन से बाहर क्यों नहीं निकल रहा फिर। उसका आंसर ये है कि यहाँ पर हमारे पास इस ग्लूकोज की टैगिंग कर दी जाती है। वंस इट एंटर्स इनसाइड द सेल, it is not possible for it to leave it with the same ease, with the same comfort, because it is being phosphorylated. It's like being tagged. और उसके बाद एक एंजाइम आके काम करता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोजन सिंथेस, जो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जो आपको सवैया सी नजर आ रही है ग्लाइकोजन, कैसे बना है ग्लूकोज, किसने बनाया है, ग्लाइकोजन सिंथेस ने। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ग्लूकोज को अपटेक किया गया। किसने करवाया, इंसुलिन ने। किसके थ्रू करवाया,
ग्लूट प्रोटीन्स के थ्रू। ग्लूकोज को सेल के अंदर रोका किसने? ग्लूकोज काइनेस ने या ग्लूकोज फॉस्फोरिलेज ने। यहां तक कोई सवाल है तो मेरा बेटा पूछें। ये मैंने अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया कवर किया। अब जो सेकंड चीज मैं इसी लेक्चर में पढ़ाने लगा हूँ वो ये होगा कि एक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। वो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। उसमें आपको 3 एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। लाइबा और न्यूरोलैन। ये मैं क्या अकेला ही बोलता जा रहा हूँ? ऑल राइट, चूंकि क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है तभी मैं इस चक्कर में नहीं पड़ रहा कि बच्चे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे। नाउ वी विल टॉक अबाउट रोल ऑफ ग्लूकागॉन। ये जो मैं आपके सामने रिसेप्टर बना रहा हूँ, इट्स अ ग्लूकागॉन रिसेप्टर एंड इट्स आउटसाइड ऑफ द लिवर। और ये जो रेड कलर का आपको डॉट नजर आ रहा है, इट इज ग्लूकागॉन। यहाँ नीचे एक प्रोटीन बनाने लगा हूं, दिस इज कॉल्ड जी प्रोटीन। एज सून एज glucagon connects with the glucagon receptor, this receptor activates this G protein. There's another thing here. There's another protein which is going to engage ATP. अभी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ATP का क्यों सिलसिलाकार ऐड हुआ है। ग्लूकागॉन आया, आकर अटैच हुआ, और इसने जी प्रोटीन को सिग्नल दिया। यहाँ एक और प्रोटीन थी, उसने एटीपी को एंगेज किया। और अब आप देखिएगा क्या होगा। हमारे पास लिवर सेल्स के अंदर पहले एक एंजाइम मौजूद है। Yes, it is like cell signaling. It is a consequence of cell signaling. There is an enzyme which is called inactive protein kinase. ये जो हमारे पास एटीपी है ना, ये साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे होता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि एटीपी साइक्लिक एएमपी में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये क्या करेगा, ये हमारे इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज बना देगा। जी। अब क्या हुआ कि ये हमारा जो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज था, इसने एक और एंजाइम को जिसका नाम है इनएक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज, उसने उसको कन्वर्ट कर देना है एक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज।
टेंशन नहीं लेनी आपने, नाम सिर्फ तीन ही याद रखने हैं। पहला प्रोटीन काइनेज, इनएक्टिव था, एक्टिव हो गया। दूसरा फॉस्फोरिलेज काइनेज, इनएक्टिव था, एक्टिव हो गया। अब क्या होगा? जो एक्टिवेटेड फॉस्फोरिलेज काइनेज है ये क्या करेगा? इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज में कन्वर्ट करेगा। अभी ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज क्या करेगा? ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो तीन एंजाइम्स के नाम याद रखने थे, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, प्रोटीएज काइनेज, ये लीजिए, ये कन्वर्ट हो गया। So this is how glycogen, which is stored inside your liver cells and your muscle cells, it's converted back into glucose. So, एक प्रोटीन काइनेज, फॉस्फोरिलेज काइनेज और ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, ये तीन एंजाइम्स का नाम याद रखिए।